हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी हमें शहनाज ने भेजी है, जो घटना उनके पिताजी के साथ घटी थी। ये बात है 1999 की। उस समय शहनाज जी बताती है कि मेरे पिताजी किसी काम में बहुत ज़्यादा परेशान थे और उस काम को होते हुए 4 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका था। वो काम इतना ज़्यादा मुश्किल था कि अब जो बात थी वो जान पर आ गई थी, यानी जान का भी जोखम था उसमें। पिताजी ने अपने एक दोस्त से ये सारी बात डिस्कस करी। उनके दोस्त ने उनसे कहा कि अगर मैं तुझे कहूँ तो मेरी एक सलाह मान। पिताजी ने कहा कि क्या है? वो कहने लगा कि किसी मुंजी को पकड़ ले। मुंजी को कहा जाता है कि वो एक टाइप का जिन होता है जो लोगों का काम कर देता है और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। कहा जाता है कि मुंजी और जिन का फ़र्क कुछ ऐसा है कि एक मुंजी में 10 जिन्नात जितनी ताकत होती है। जब पिताजी को उसने ये बात कही तो पिताजी ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन इसे कैसे हासिल करना है या कैसे पकड़ना है। तभी ही उसने कहा कि मैं तुझे एक आदमी से मिलाता हूँ, जो आदमी ये सब बातों में बहुत ज़्यादा माहिर है। पिताजी को उसने अगले दिन रात में कुछ 9:30 बजे एक आदमी के पास ले गया। वहां जाने के बाद पिताजी जब उस आदमी से मिले तब उस आदमी ने कहा कि मुंजी को पकड़ने की एक शर्त है। पिताजी ने कहा कि वो शर्त क्या है? वो कहने लगा कि जब तुम इस पढ़ाई में रात में बैठो तभी उसमें शर्त ये है कि 3 घंटा पहले तक तुम्हें कुछ भी नहीं खाना है और पढ़ाई ख़त्म हो जाने के बाद 3 घंटा कुछ भी नहीं खाना पीना है। इसके साथ उसने ये भी कहा कि एक बार आप पढ़ाई में अगर बैठ गए तो उसमें से उठ नहीं सकते, ना ही टॉयलेट के लिए, ना ही कुछ पीने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए नहीं, और आप हिल नहीं सकते। पिताजी ने पहले तो उसकी बात सुनी, फिर वो कहने लगे कि मैं एडजस्ट कर लूँगा, मैनेज कर लूँगा मैं, क्योंकि जो पिताजी का काम था वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की था और वो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे तरीका बता दो। उसने पिताजी को 3 तरीके बताया, जिसमें से एक ये था कि वो समंदर में कमर तक पानी में जाकर कुछ पढ़ाई करनी होगी, जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड था और वो सिर्फ 9 दिन का था। उसका कहना ये था कि जब तुम समंदर में जाकर पढ़ाई करोगे तो मुंजी किसी जानवर की शक्ल में आएगा, या सांप की शक्ल में आ सकता है, या फिर मगरमच्छ की शक्ल में। तुम्हें डरना नहीं है, अगर तुम डरे तो वो तुमको मार देगा। पिताजी ने अपने दोस्त से इस बारे में डिस्कस किया और फिर वो कहने लगे कि अगर समंदर के किनारे मैं कमर तक पानी में गया और सांप जिन की शक्ल में आया, मैं नहीं डरा, वो एक अलग बात है। अगर ये भी हो सकता है कि वो सांप सच का सांप हो और अगर आके मुझे काट ले, या मगरमच्छ हो जो मुझे काट ले, तो मैं क्या करूँगा? उनके दोस्त ने भी उन्हें मना किया कि ये काम नहीं करना। उसके बाद वो सेकंड ऑप्शन के बारे में पूछे। वो उन्हें अच्छा लगा, क्योंकि वो था पहाड़ के ऊपर अकेले अंधेरी जगह पर बैठना और वहाँ पर बैठकर कुछ 40 दिन तक के वो अमल को करना। इसी के साथ उसने तीसरी चीज़ ये बताई कि कब्र के अंदर गड्ढा खोदकर 6 फीट जितने गहरे खड्डे में बैठना है, और वो सिर्फ एक ही रात का था। पिताजी ने शुरू किया था कि मैं पहाड़ के ऊपर बैठूंगा, लेकिन शुरू के 4 दिन में ही पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। परेशान वो जिन्नात से नहीं थे, परेशान वो अपने काम को लेकर थे। उन्होंने जाकर उस आदमी से बात कही कि मैं इतने दिन तक और नहीं बैठ सकता, वरना मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। मैं एक ही रात का वो अमल करूँगा जो कब्र के अंदर बैठना है।
उसके बाद उसने बताया कि कब्र के अंदर तुमने पूरी बात सुनी नहीं थी। खाली कब्र में नहीं बैठना है, अपने आस पास ध्यान रखना। जिस दिन किसी आदमी को उस कब्रिस्तान की कब्र में दफनाया जाएगा, उसी दिन तुम वहाँ पर बैठ सकते हो। पिताजी ने जो उस कब्रिस्तान का केयर टेकर था उससे बात करी और उसे बताया कि ऐसी ऐसी बात है। पिताजी ने अपनी सारी समस्या उसके सामने खोल कर रख दी। उसने पिताजी की बात सुनी। क्या पता पिताजी ने उसे और पैसा भी दिया हो। फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। अगले ही दिन वो दौड़ता हुआ घर पर आया और आकर बताया कि कब्रिस्तान में एक मुर्दे को दफनाया जा रहा है। पिताजी जल्दी से उसी आदमी के पास पहुंचे। जाकर उससे सारी बात पूछे। उसने कहा कि रात में 12 बजे तुम्हें उस कब्र को दोबारा से खोदना होगा और उस मुर्दे के साथ कब्र के अंदर बैठना होगा। और उसके बाद उसने जो पढ़ाई दिया था वो 3 घंटे की पढ़ाई थी। 12 से 3 तक पढ़ाई करना है और उसके बाद में 1 घंटे तक बस एकदम शांत होकर, जैसा हम ध्यान लगाकर बैठते हैं किसी चीज़ में, वैसा बैठना है। पिताजी को जाते समय उसने ये भी कहा कि कब्र आदि बंद होनी चाहिए, यानी कि जो मुर्दा जहाँ पर लेटा होता है और जहाँ पर उसका सर का हिस्सा होता है, वहाँ से लेकर उसके पेट तक के ऊपर मिट्टी ढकी होनी चाहिए। पिताजी ने कहा कि ठीक है। बात तो कुछ ज़्यादा ही डरावनी और रिस्की थी, लेकिन पिताजी को करना था। मेरे पिताजी बताते हैं कि ठंड की वो रात थी। ऐसा लग रहा था कि वो अंधेरा कब्रिस्तान को खा चुका है। बड़े बड़े उस कब्रिस्तान में पेड़ थे जिनकी ब्रांचेस लटकी थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो पेड़ नहीं बल्कि बड़े बड़े शैतान हैं जिनके वो लंबे लंबे बाल लटक रहे हैं। मंजर काफ़ी ज़्यादा डरावना था। पिताजी रात में उस कब्रिस्तान में कब्र खोद के वहाँ पर बैठ गए। उसके बाद पिताजी ने देखा कि जैसा जैसा वो पढ़ाई कर रहे थे वैसा वैसा उस मुर्दे की उंगलियां, हाथ और पैर की वो हल्के हल्के हिलने लगी। पिताजी ये सोचने लगे कि ये हिल कैसे रही है, इनमें जान कैसे आ रही है। लेकिन अब भी वो डटे हुए थे, तो वहाँ से बिल्कुल नहीं हिले। ये सब चल ही रहा था कि अगले आधे घंटे के अंदर अब उसके हाथ पैर की उंगलियां ज़ोरों से हिलने लगी। पिताजी को अब डर ज़्यादा लग रहा था और एकदम से ही उसने आंखें अपनी खोली। जब उसने आंखें खोली वो पिताजी से बर्दाश्त नहीं हुआ। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जो मुस्लिम लोगों का कब्रिस्तान होता है और जब दफनाया जाता है तो मुर्दे को लिटाने के बाद ऊपर लगभग 1 से 1.5 फीट जितना हिस्सा छोड़ा जाता है और उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है। वहाँ पर लकड़े बिछाकर डालते हैं ताकि एकदम से वो पैक ना हो जाए। जैसा कि क्रिश्चियंस में डेड बॉडी को कॉफिन में डालते हैं, कुछ वैसा ही ये मान के चलिए कि अंदर अच्छी स्पेस रखते हैं और फिर मिट्टी डालते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ ताकि लोगों को ये ना लगे कि अगर ऊपर चेहरे पर और पेट तक मिट्टी डाल दी गई थी तो उसकी आंखें खुली। ये शहनाज जी के पिताजी को कैसे पता चला। दोस्तों, अब दोबारा से कहानी पर आते हैं। जब उसकी आंखें खुली, उस अंधेरे में उसकी 2 चमकती हुई आंखें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाद वो धीरे धीरे अपने चेहरे को घुमाने लगा। ये देखना था कि डर के मारे मेरे पिताजी उस कब्रिस्तान के कब्र में से छलांग लगाकर बाहर निकल आए। और फिर पिताजी ने देखा कि वो जो मुर्दा था वो अपनी जगह पर ऐसा हिल रहा था जैसा कि उसके शरीर में से करंट को पास किया जा रहा था। पिताजी बताते हैं कि मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि वहाँ से उस अंधेरे में कब्रों को उंगालता हुआ भागता हुआ बाहर आया और अपनी जान बचाने के लिए उस दिन मैं कितना तेज़ भागा था ये मैं खुद ही नहीं जानता। घर आने के बाद पिताजी पसीने में नहाए हुए थे। अगले दिन उस आदमी के पास गए। वो आदमी ने कहा कि तुम्हें पढ़ाई को बीच में से नहीं छोड़ना था। पिताजी ने उसके हाथ पैर जोड़े और कहा कि अब जो हो सकता है करो, लेकिन बस अब मैं इससे बहुत ज़्यादा डर गया हूँ। फिर उसने कुछ झाड़ फूँक किया 3 दिन तक बुलाकर, जिसके बाद उस आदमी की तबीयत खराब होने लगी।
और दोस्तों अगले 7 दिन के अंदर वो आदमी मारा गया। वो नेचुरल डेथ थी या पता नहीं उसी मुंजी की वजह से वो मरा था, लेकिन पिताजी बिल्कुल ठीक हो चुके थे। दोस्तों इस घटना के बाद पिताजी ने दोबारा कभी हिम्मत नहीं की जिन या जिन्नात को हासिल करने की। तो दोस्तों ये थी शहनाज जी की कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों हमारी अगली कहानी रोनित की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रोनित है। जो घटना आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये 2009 की घटना है। दोस्तों पहले मैं आप लोगों को उस लोकेशन के बारे में कुछ समझा देता हूँ जिससे आपको कहानी समझने में काफ़ी आसानी होगी। मैं दरअसल एक हॉस्टल में रहता था और वहाँ से जहाँ पर मैं पढ़ाई करने जाता था और साथ ही साथ मेरा OJT भी चल रहा था, ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो वहाँ से कुछ 3.5 किलोमीटर की दूरी पर था। मेरे हॉस्टल का लोकेशन कुछ ऐसा था कि हॉस्टल के राइट साइड में एक स्कूल थी। वो जो स्कूल थी वो प्री प्राइमरी सेक्शन वालों की थी, इसीलिए शाम में 4-4:30 बजे के बाद वो स्कूल पूरी तरह से बंद हो जाता था और उसका जो वॉचमैन भी होता था वो गेट को लॉक करके पता नहीं कहीं चला जाता। मैंने कभी भी रात के समय उस स्कूल के बाहर किसी वॉचमैन को नहीं देखा। और उस स्कूल के आगे एक बड़ा सा खाली ग्राउंड था, वो शायद उस स्कूल का ही था। रात में वो बिल्कुल अंधेरा होता था वहाँ पर, और वहाँ पर कुछ जंगली पेड़ भी थे। बारिश का मौसम था, इस वजह से शायद बच्चे उस मैदान में खेलने नहीं जाते थे। इसी के साथ जो मेरे हॉस्टल का बैक साइड था वहाँ पर लोग कहते थे कि पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था और उस कब्रिस्तान को तोड़कर वहाँ पर किसी ने कुछ बनाया ही नहीं था। यानी कब्रिस्तान को पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया था, उसकी दीवारों को तोड़ दिया गया था। साथ ही साथ बताते हैं कि वहाँ पर जो कब्रें थी अब भी वो वहीं पर है। इसी वजह से लोग वहाँ पर जाते नहीं, और कुछ तो ऐसे है कि उसके पास से गुजरने में भी डरते हैं। मेरे हॉस्टल के नीचे सिर्फ एक दुकान थी जो रात में 10 से 10:30 के बीच बंद हो जाती थी। हमें कुछ भी ज़रूरत का सामान लेना होता था तो हम उसी हॉस्टल से जाकर लेते थे, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत रात में 10:30 बजे के बाद पड़ जाती थी तो वहाँ से लगभग 600 से 700 मीटर की दूरी पर दूसरी दुकान थी। वो एरिया बिल्कुल सुनसान रहा करता था। दूर वहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक बिल्डिंग थी जो कि 3 माले की थी, और उसमें भी बहुत कम ही लोग रहते थे। रात में वो बिल्डिंग में भी शायद लोग जल्दी सो जाते होंगे। इसी वजह से जब भी अगर मैं अपनी खिड़की से देखता तो उस बिल्डिंग में पूरा अंधेरा ही होता। अक्सर ही ऐसा होता होगा कि आप में से भी कई लोग जो बिल्डिंग में रहते होंगे, अगर बाहर देखते हो अपनी खिड़की से तो दूसरी बिल्डिंग्स दिखाई देती है और उसमें घरों में लाइट जलती हुई दिखती है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं था। उस बिल्डिंग को जब भी देखते थे तो हम डर जाते थे। उसका 2 बहुत बड़ा रीज़न ये था। एक तो बिल्डिंग के नीचे का जो एरिया था वो बहुत ही डरावना, ना ही तो कोई स्ट्रीट लाइट थी, ना ही उस कॉम्प्लेक्स की या उस बिल्डिंग की कोई लाइट थी। सेकंड रीज़न ये था कि उस बिल्डिंग की जब भी छत पर देखो तो ऐसा महसूस होता कि वहाँ पर से कोई हमें घूर रहा है। कई बार तो हमारे ही रूम पार्टनर्स का ये कहना था कि रात में जब भी एकदम से उनकी आँख खुली और वो लोग बाहर गैलरी में निकले सिगरेट पीने के लिए, जब एक नज़र वहाँ पर डाली तो यूँ लगा कि सच में कोई खड़ा है और हमें ही घूर रहा है। ये सारी बातें तो अपनी जगह ठीक थी। अब मैं दोस्तों आप लोगों को घटना सुनाता हूँ। एक रात कुछ 11:30 बजे के आसपास मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि यार बहुत भूख लग रही है। मैंने भी कहा हाँ भूख तो लग रही है। दोस्तों उस दिन हम लोगों ने खाना इस वजह से नहीं खाया था क्योंकि हम लोग एक पार्टी में गए हुए थे, और पार्टी में हम लोगों ने खाना कुछ 7, सवा 7 बजे खा लिया था। तो रात के जो खाने का हमारा टाइम था 9-10 बजे का, उस समय हमें भूख नहीं लगी। हमने सोचा कि खाना खाया ही है, कल सुबह खा लेंगे। उस टाइम पे मेरे दोस्त के पेपर्स चल रहे थे, तो उसने रात में मुझसे कहा कि अब मुझे भूख लग रही है और पूरी रात भी पढ़ना है, चल ना कुछ खा कर आते हैं। मैंने कहा कि हम जाएंगे कहाँ इतनी रात में, ना तो हमारे पास बाइक थी ना ही कोई गाड़ी, और उस हॉस्टल के नीचे से मानो 200 से 300 मीटर दूर जाने के बाद में कोई रिक्शा या सवारी मिलती थी। मैंने कहा
कि इतनी रात में वहाँ तक जाना, और वैसे भी ये एरिया इतना सुनसान है, मुझे नहीं लगता कि उतना दूर जाने के बाद में भी शायद सवारी मिल जाए। उसने कहा चल एक बार ट्राई तो करते हैं। हम दोनों ही नीचे उतरे। मेरा मन नहीं था, मैं जानता था वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन उसकी ज़िद करने पर मुझे उसके साथ जाना पड़ा। हम मेन रोड तक के पैदल गए। वहाँ जाने के बाद मैंने उससे कहा कि बता कहाँ है रिक्शा वाला, या तुझे कोई भी सवारी दिख रही है? दोस्तों, सवारी तो छोड़ो, रात के समय वहाँ पर कोई इंसान तक नज़र नहीं आ रहा था। मेरे दोस्त ने कहा 10 मिनट रुक जा, कुछ नहीं हुआ तो हम लौट जाएंगे। वो काफ़ी निराश होकर ये बात कह रहा था। हम वहाँ पर खड़े थे कि अचानक से एक रिक्शा वाला हमें दिखा। वो हमें एकदम गौर से देखते हुए रिक्शा चलाते हुए हमारे पास आ रहा था। जैसे रिक्शा के अंदर रिक्शा ड्राइवर बैठते हैं, वो कांच के आर पार नहीं बल्कि अपने चेहरे को रिक्शा से बाहर निकालकर हमें देखता हुआ हमारे पास आया और आकर रुका। बिना कुछ बोले ही पहले उसने हम लोगों को सर से लेकर पैर तक देखा, फिर कहने लगा क्या बात है, इतनी रात में आप दोनों यहाँ पर? हमने उसे सारी बात बताई। वो कहने लगा कि तुम लोग जिस जगह पर रहते हो वो जगह सेफ नहीं है। रात में 10-11 बजे के बाद उस जगह से निकल जाना ठीक नहीं होता है, आप लोगों को समझना चाहिए। हमने कहा सेफ नहीं है मतलब हम समझे नहीं। उसने कहा कुछ नहीं, बताओ कहाँ जाना है। हमने उसे कहा कि यहीं पास में हमें जाना है, कुछ सामान लेना है जिसे हम घर पर जाकर खाना बना सकें। उसने हमें अपनी रिक्शा में बिठा लिया। थोड़ी दूर उसने ले जाकर हमें छोड़ दिया। मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि आप यहीं पर और देर कुछ रुक जाइए, हम सामान लेकर आते हैं, फिर आप हमें दोबारा से उसी लोकेशन पर छोड़ देना। दोस्तों, हमारे लोकेशन की एक सबसे बुरी बात ये थी कि रात में तो छोड़ो, दिन के समय भी जब भी हम किसी रिक्शा वाले को उस लोकेशन के बारे में बताते तो कोई वहाँ जाता नहीं था। लोगों का कहना था कि वहाँ से दूसरी सवारियाँ मिलती नहीं हैं। मैंने उसे रिक्वेस्ट करी, इस वजह से वो रुक गया। रात में उसने ठीक सामान लेने के बाद मेन रोड पर ही लाकर छोड़ा, जहाँ से हमें उसने अपनी रिक्शा में बिठाया था। वहाँ उतरने के बाद मैंने कहा कि आप थोड़ा अंदर छोड़ देते तो अच्छा होता। वो कहने लगा तुम लोगों को तो छोड़ दूंगा, लौटना मुझे अकेले है और मैं अपनी जान पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा भी आ रहा था और कुछ अजीब भी लग रहा था। वैसे हमने उसे पैसे दे दिए और जैसे ही वहाँ से मुड़े, उसने पीछे से आवाज़ देते हुए कहा तेज़ तेज़ कदमों के साथ अपने हॉस्टल पहुँच जाना, और जब भी कोई संकट लगे तो भगवान को याद करना। उसकी बात सुनकर मेरे दोस्त ने मुझे देखा, वह कहने लगा ये क्या बोल रहा है। मैंने सोचा कि जाने दे, कुछ भी बोल रहा है, चल आगे बढ़ते हैं, और मेरे दोस्त को भी समझाया। हम दोनों आगे बढ़ने लगे। मेरे दोस्त को भी वहाँ पर आए हुए कुछ 3 से 3.5 महीने ही हुए थे। वो भी इतना कुछ जानता नहीं था। मैं तो काफ़ी टाइम से रह रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि सुबह उठते साथ हम कॉलेज, फिर OGT की ट्रेनिंग चल रही थी, वहाँ चले जाते थे, तो समय मिलता नहीं था। जब हम रात में वहाँ पर लौट रहे थे तो हमने देखा कि दूर कोई खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और वो कुछ ऐसी कंडीशन में है कि उसके हाथ से खून बह रहा था या काला पानी, जो कि अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उससे कहा कि इतनी रात में ये कौन है। मेरे दोस्त ने कहा कि क्या पता, शायद कोई इमरजेंसी केस होगा। मैंने कहा लेकिन यहाँ पर कोई आसपास घर भी नहीं है, तो ये अकेला आदमी यहाँ क्या कर रहा है। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि रोनित, हो सकता है हमारे ही हॉस्टल का कोई बंदा हो। मैंने कहा नहीं, हमारे हॉस्टल में ऐसा कोई बंदा है ही नहीं, क्योंकि उसके बाल काफ़ी बड़े थे, कंधे तक आ रहे थे। हम उसके और करीब गए तो हमने देखा कि उसके जो पैर थे वो ज़मीन से 2 फीट ऊपर उल्टे हवा में मुड़े हुए थे। मैंने कहा ये क्या है, और ये देखकर तो हमें डर के मारे घबराहट शुरू हो गई। मेरे दोस्त को पसीना आने लगा। फिर मैंने उससे कहा कि चल जल्दी भाग यहाँ से, और सडनली मुझे उस रिक्शा वाले की बात याद आ गई। हम दोनों ही भगवान का नाम जपने लगे और जल्दी जल्दी अपने हॉस्टल में भागे। हम भगवान का नाम भले ही जप रहे थे, लेकिन वो जो आत्मा थी या भूत था पता नहीं, वो हमारे पीछे अब भी आ ही रहा था।
शायद भगवान का नाम ले रहे थे, इसी वजह से उसने हम पर हमला नहीं किया, लेकिन वो हमारा पीछा करता रहा। हम जब तक अपने हॉस्टल नहीं पहुंच गए तब तक वो आता रहा। उसके बाद हम जल्दी से अपने रूम में जाने के बाद गैलरी में आकर खड़े हुए और गैलरी से उसे ढूंढने लगे। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। फिर सडनली मेरे दोस्त ने मुझे हाथ मारा। वो कहने लगा, देख वो सामने खड़ा है। वो जिस लोकेशन पे खड़ा था वो लोकेशन उसी स्कूल के गेट से थोड़ी दूरी पर, लगभग 20 से 30 मीटर की दूरी पर होगी। वहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ थी। वो उस झाड़ियों के पास खड़ा हुआ था। अंधेरे में बिल्कुल साफ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन हाँ इतना समझ में आ रहा था कि वहाँ कोई खड़ा है। उसके बाद दोस्तों जो हम लोगों ने देखा, वो देखने के बाद हम उस स्कूल से बहुत ज़्यादा डरने लगे। हमने देखा कि वो ऐसे ही हवा में उड़ते हुए उस स्कूल के गेट के आर पार हो गया, और वो जो गेट था वो लोहे का था। समझ में नहीं आया कि वो आर पार कैसा अंदर चला गया, और फिर देखते ही देखते वो नज़रों से एकदम से गायब हो गया। मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा, तू मान या ना मान रोनित, ये स्कूल भूतिया है। मैंने कहा, इतना तो अब समझ में आ गया है कि रात में यहाँ पर वॉचमैन क्यों नहीं होता। उसके बाद हमें 1.5 महीना और वहाँ रुकना था, क्योंकि मेरी OJT कंप्लीट करनी थी। 1.5 महीने बाद हम दोनों ने वो हॉस्टल साथ में ही छोड़ दिया, और दोस्तों दोबारा आज तक हम वहाँ कभी नहीं गए। तो दोस्तों ये थी रोनित की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों हमारी अगली कहानियाँ हमें रमीज़ अहमद जी ने भेजी है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ 3 कहानियाँ शेयर कर रखी है। चलिए अब इनकी कहानियाँ शुरू करते हैं। जो मेरा गांव था, ये घटना गांव में हुई थी। मेरी दादी जान बताती है कि जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी। ये बात उससे पहले की है। मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि शादी से पहले मेरे दादा और दादी दूर के रिश्तेदार भी थे। इसी वजह से वो लोग एक सेम ही गांव में रहते थे अपने अपने पेरेंट्स के साथ। अभी मेरी दादी की उम्र 99 साल की है। वो बताती है कि एक इमली का पेड़ था गांव में, जो उन लोगों के घर के एग्जैक्टली पीछे था। वो लोग शाम को वहाँ पर जाकर खेलते थे, बट शाम को मगरिब के बाद, यानी कि सूरज डूब जाने के बाद अगर खेल रहे होते तो वहाँ पर अजीब सी ठंड हो जाती थी, चाहे जितनी ही गर्मी का मौसम हो। उन लोगों ने अपने पेरेंट्स को बताया तो पहले उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, जब तक एक घटना अजीब सी उनके दोस्त के साथ नहीं घटी। एक बार उनकी जो फ्रेंड थी अकेले वहाँ पर बैठी हुई थी रात के 8 बजे। अचानक से उनको किसी ने वहाँ से ज़ोरदार धक्का मारा और वो दूर जाकर गिर गई। वो चिल्लाती हुई भागी एकदम से और अपने घर वालों को बताया। फिर ये सब होने के बाद सभी गांव वालों ने मिलकर एक बाबा को बुलाया था। वो सूरज डूबने के बाद वहाँ गए और उनके वहाँ जाते ही बहुत अजीब सी फीलिंग आने लगी। उन्होंने बात करने की कोशिश की तो पता चला कि वहाँ पर जिन्नात की पूरी फैमिली रहती थी। वहाँ पर एक बार उनके बच्चे खेलते हुए अनजाने में जीन के बच्चों को धक्का दे दिए थे, और उसके बच्चे को जो धक्का लगा था जिसके बाद वो भी गिर गया था, और जिन्नात को उसी चीज़ पर बहुत गुस्सा था। इसी वजह से वो पेड़ के पास या पेड़ के नज़दीक किसी को भी सूरज डूबने के बाद रहने नहीं देता था। फिर उनसे माफ़ी मांगी गई और बोला कि आप लोग दूसरे पेड़ पर चले जाओ। उन लोगों ने मना कर दिया, बट जब मेरी दादी का घर और एक्सटेंड होने को आया तो उनको बोला गया कि आपके लिए एक पेड़ कब्रिस्तान के पास सिलेक्ट किया गया है, और इस पर वो एग्री कर गए। वो वाला पेड़ अभी तक है और वहाँ मगरिब के बाद किसी भी बच्चों को रहने नहीं दिया जाता है, और अगर उस पेड़ को कभी उसकी ब्रांचेस को तोड़ोगे तो अजीब सी आवाज़ निकलती है और उस पेड़ के ब्रांचेस का कलर भी अपने आप बदलने लगता है। दोस्तों ये कहानी जो रमीज़ अहमद जी की है, इसी से ही एक मिलती जुलती कहानी मैं यानी कि समीर पटेल
मेरे दूर के रिश्तेदार के साथ घटी थी। मैं आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में वो कहानी ज़रूर बताऊंगा। चलिए अब इनकी 5वीं कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। मेरी जो 5वीं कहानी है वो मशहूर डॉक्टर की है। उनका नाम डॉक्टर काज़मी साहब है। वो थोड़ा मिडिल क्लास से नीचे वाली कैटेगरी में आते हैं। बात जब की है जब उन्होंने अपना नया प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था। ये बात 1972 की है। उन्होंने करीमगंज में एक अपना छोटा सा क्लिनिक खोला था। क्लिनिक में ज़्यादा लोग आते नहीं थे। दिन में 2 या 3 मरीज़ ही आते थे। एक बार उनको रात में अपनी क्लिनिक बंद करते हुए लगभग 11 बज गए थे। छोटे टाउन में लोग 9 बजे तक सो जाया करते थे। बारिश का मौसम चल रहा था। वो बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने अपना क्लिनिक बंद किया, वहाँ पर काली कलर की एक बड़ी सी कार रुकी और उसमें से काफ़ी लंबे लंबे इंसान जिनकी हाइट तकरीबन 7 फीट की होगी और वो सब एक ही हाइट के थे। उन लोगों ने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया कि उनकी बेटी को बुखार है और उतर ही नहीं रहा। डॉक्टर साहब घबराए नहीं, बल्कि उनको बोला कि ठीक है, मैं चलता हूँ आपके साथ, लेकिन मुझे अपना सामान लेने दो क्लिनिक से। सामान लेकर जैसे ही वो बैठे कार में, अचानक से उन्होंने बातें करना शुरू कर दी और रास्ते पर चलने की बजाय एक सुरंग में इतनी तेज़ी से कार चली कि वो अचंभित रह गए कि ये क्या हो रहा है। दूसरे ही पल उन्होंने अपने आप को एक बड़े से पैलेस में, या यूँ कहिए कि बड़े से पैलेस टाइप के घर में पाया, जबकि गाया में, यानी जिस शहर में डॉक्टर साहब रहते थे, वहाँ पर इतनी बड़ी कार और इतना बड़ा घर किसी का हो ही नहीं सकता था। जब उनको अंदर ले जाया गया तब उन्होंने देखा एक बड़े से बेड पर एक 15 या 16 साल की बच्ची लेटी पड़ी थी। उसको बहुत तेज़ बुखार था और वो उतर ही नहीं रहा था। उन्होंने उस बच्ची को देखा और दवाई दी। जब तक बच्ची की बुखार नहीं उतरी वो वहीं थे। उस घटना के बाद बच्ची का फीवर उतर गया और कहीं ना कहीं अब डॉक्टर साहब को भी ये समझ में आ रहा था कि शायद ये इंसान नहीं है। वो जो जिन लोग थे वो उनसे काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। वो पूछने लगे कि आपकी फ़ीस कितनी हुई, तो उन्होंने फ़ीस लेने से मना कर दिया। तो उस जिन ने कहा कि आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। ये बोलकर उन्होंने अपना हाथ उनकी पॉकेट की तरफ लाए और उसमें कुछ फूंक दिया। फिर वो अपने आप को अपने घर से सामने देखे। वो थोड़ा डर गए कि अचानक से मैं पैलेस से यहाँ कैसे आ गया, और अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। अगले दिन से उनके क्लिनिक पर इतनी भीड़ आने लगी थी कि पूछो मत। दूर गांव के लोग भी इलाज करने के लिए आया करते थे। अभी तो वो मर चुके हैं, लेकिन गाया के अमीरों में से एक इंसान थे, क्योंकि अब उनके पास इतना पैसा था जिसकी हद नहीं। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है वो भी रमीज़ अहमद जी की ही है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये मेरी 6ठी कहानी है और ये भी एक जिन की ही कहानी है, लेकिन ये जो घटना है ये बहुत मज़ेदार है। बात काफ़ी पुरानी है। गाया में एक मोहल्ला है करीमगंज नाम से। वो बोला जाता है कि वहाँ पर जिन इंसान की शक्ल में भी रहते हैं, बट किसी को कोई आइडिया नहीं कि इनमें से जिन कौन है और इंसान कौन है। जिन इंसान का रूप लेने के बाद बिल्कुल इंसान जैसे ही दिखते हैं। ये स्टोरी वहीं की है। एक अकेले औरत रहती थी वहाँ पर। वो जब भी खाना बनाती थी तो उनके पास एक बिल्ली का बच्चा आकर बैठ जाता था और मियाँ मियाँ करने लगता था। वो उसको प्यार करती थी और कुछ खाने को दे देती थी। एक दिन उनके घर पर कुछ मेहमान आने वाले थे, तो वो बहुत जल्दबाजी में काम कर रही थी। अचानक से वो बिल्ली का बच्चा आ गया उनके पास। वो इरिटेट तो पहले से ही हो रखी थी और जैसे ही उसे देखा तो उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आया। फिर भी वो अपने काम में ही लगी रही। उसके बाद वो बिल्ली का बच्चा मियाँव मियाँव करता रहा। उसकी आवाज़ से उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गरम तेल में कुछ छान रही थी और
उसी छन्नी से उन्होंने उस बिल्ली के बच्चे के सर पर दे मारा। वो बिल्ली का बच्चा चिल्लाते हुए वहां से भागा। फिर 2 दिन बाद जब वो शाम को मोहल्ले में जो हैंडपंप लगा था वहां से पानी लेने के लिए खड़ी थी, तो वहां एक आदमी आया और उनकी मदद करने लगा पानी निकालने में। फिर वो बोलने लगा, अगर आपके पास टाइम है तो मेरी बच्ची को ज़रा देख लीजिए। वो भी उस आदमी की बात सुनकर उसी आदमी के साथ चल पड़ी। जैसे ही घर में एंटर करी, वो देखने लगी कि एक बच्ची लेटी हुई है जिसका सर गरम तेल से जला हुआ था। फिर उस जिन ने उन्हें बताया कि जो बच्चा आपके पास आता था वो मेरा ही था और ये वही बिल्ली का बच्चा है जिसे आपने उस दिन गरम छन्नी से सर पर मार दिया था। उनको बहुत अफसोस हुआ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने उस बच्ची से और उसके माता पिता से काफ़ी माफ़ी मांगी। उसके बाद वो बताते हैं, जब वो अगले दिन उनके घर गए तो वो घर बिल्कुल वीरान पड़ा था। ऐसा मालूम हो रहा था कि कोई वहाँ रहता ही नहीं था काफ़ी समय से। तो दोस्तों, ये थी रमेश जी की तीनों कहानियाँ। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी अमित की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। एक रात की बात है कि मैं अपने ऑफिस का काम ख़त्म करके अपने दोस्त के घर पर पार्टी करने गया था। जब मैं वहाँ पर पार्टी कर रहा था तो रात के कब 12:30-1 बज गए पता ही नहीं चला। समय का अंदाज़ा ही नहीं लगा। मैंने मेरे दोस्त से कहा, यार बहुत लेट हो गया, मुझे जाना होगा। उसने कहा ठीक है। मेरा घर बाइक से 20 मिनट की ही दूरी पर था। मैं बाइक लेकर वहाँ से निकल पड़ा। आधे से ज़्यादा रास्ता पार करने के बाद मेरी बाइक एकदम से ख़राब हो गई। मैंने सोचा कि बाइक को यहीं खड़ा रख देता हूँ और घर पैदल चला जाऊँगा। मॉर्निंग में आकर ऑफिस जाते समय बाइक मैकेनिक को दे दूँगा और ऑफिस के लिए निकल जाऊँगा। मैं जैसे ही बाइक खड़ा करके वहाँ से आगे बढ़ने लगा, ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। जब मैं बारिश में भीगते हुए आगे बढ़ रहा था, हर जगह अंधेरा था, बिल्कुल सन्नाटा था, कोई नहीं था। बस ज़ोरदार बारिश की आवाज़ उस गहरे सन्नाटे में बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी और दूर दूर तक अंधेरा होने की वजह से कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। वैसे भी रात का इतना समय हो चुका था तो उतनी रात में वहाँ कौन होगा। मैं कुछ कदम आगे चलकर बढ़ा ही था कि मुझे एक आदमी दिखाई दिया। वो मुझे देखने ही लगा और मैं भी उसे ही देख रहा था। फिर वो चलकर मेरे पास आया, कहने लगा कि रात बहुत ज़्यादा हो गई है, आप भीग भी गए हो, चलो मेरे घर पर। मैंने कहा नहीं, यहाँ से मेरा घर थोड़ी ही दूरी पर है, मैं पैदल चला जाऊँगा। वो कहने लगा घर पर चलो, जिद नहीं करते, इस समय अकेले रास्ते पर घूमना ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसा वो किसी चीज़ की चेतावनी दे रहा है। उसकी ये बात सुनकर कहीं मुझे भी डर लगने लगा था। मैंने उससे कहा कि मैं चला जाऊँगा, आप टेंशन ना लो। वो कहने लगा नहीं, आप मेरे साथ मेरे घर पर चलो, थोड़ी देर के बाद चले जाना। मुझे कुछ समझ नहीं आया और पता नहीं कैसे मैंने उसे हाँ कर दिया। मैं उसके घर के लिए उसके साथ ही हो लिया। आगे से बाएं मुड़ने पर थोड़ा अंदर की ओर उसका घर था। उसके घर की एक अजीब बात यह थी कि उसके घर के आसपास कोई दूसरे घर नहीं थे। मैंने उससे कहा कि यहाँ पर तो कोई दूसरा घर दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहने लगा हाँ, मैं यहाँ अकेले रहता हूँ। मैं जब उसके घर में गया तो एक छोटा सा बल्ब उसके घर में जल रहा था और दीवारें एकदम काली थी। ऐसा लग रहा था कि कई सालों से उसने दीवारों को रंग नहीं किया है। मैंने कहा कि आप यहाँ पर अकेले रहते हैं? वो कहा कि हाँ, मैं यहाँ पर अकेले ही रहता हूँ। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या बात थी, आपने मुझे जिद किया, इस वजह से मैं आपके साथ आया। क्या कोई चोर डाकू घूमते हैं हमारे एरिया में? वो देखकर हंसने लगा कि चोर डाकू तो सिर्फ पैसों के लिए घूमते हैं, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी जान को खतरा था किसी और चीज़ से, तब तुम क्या समझोगे? मैं ये सुनकर एकदम हिल गया। मैंने कहा मैं समझा नहीं, इसका मतलब क्या है? वो कहने लगा कि बात कुछ ऐसी है कि वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते। मुझे अब गुस्सा आने लगा। मैंने उससे कहा कि जो भी है आप खुल के बताइए साफ साफ। वो कहने लगा कि उस रास्ते पर
रात में आत्माएं घूमती है। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी भी आ रही थी और डर भी लग रहा था, क्योंकि इतने सालों से मैं उसी रास्ते से आया जाया करता था, लेकिन मैंने कभी कहीं कोई आत्मा के बारे में ना सुना था ना देखा था। फिर वो कहने लगा कि इधर आओ, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। वो अपने घर के बैक डोर के पास मुझे ले गया। वहाँ जाकर उसने एक बड़ा सा पेड़, जो कि उसके घर से 10 या 20 फीट की दूरी पर होगा, उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, वो पेड़ दिखाई दे रहा है? मैंने कहा हाँ। वो कहने लगा, रात में 12 बजे के बाद उस पेड़ पर से जितनी भी आत्माएं होती है वो सब बाहर निकल जाती है और वो लोगों का शिकार करती है, लोगों को परेशान करती है। मैंने कहा लेकिन ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, आप बार बार वही बात कर रहे हो। ये बात सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और उसने एकदम ही पीछे मुड़कर मेरी ओर गुस्से से देखा। जब उसने गुस्से से मेरी ओर देखा तब मेरे पैर कांपने लगे। उसकी आंखें बड़ी लाल हो चुकी थी और उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा कांप रहे थे, जैसा आदमी गुस्से में कांपता है। वो मुझसे कहने लगा, आत्मा देखना है तुम्हें? मैंने कहा आप इतना चिल्लाओ मत, मैं आना नहीं चाह रहा था। दोस्तों उस समय मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि मुझे अब करना क्या है। मैंने कहा कि अगर आत्मा है भी तो मुझे जाना है, क्योंकि अब आत्माओं से ज़्यादा मुझे डर उस आदमी से लग रहा था। मैं जैसे ही उसके घर से बाहर निकलने के लिए कदम आगे बढ़ा ही था कि उसने पीछे से मेरा हाथ पकड़ा। और एक अजीब बात इसमें यह थी कि वो अपनी जगह पर ही था, लेकिन उसका हाथ एक आम आदमी के हाथ से लगभग 4 गुना ज़्यादा लंबा हो चुका था। वो देखकर तो मैं वहीं डर के मारे बेहोश हो गया और गिर पड़ा। जब सुबह में मेरी आँख खुली तब मैंने देखा कि उस घर में कोई नहीं था। वो घर टूटा फूटा एक खंडर जैसा था और घर में जो बल्ब रात में जल रहा था वो अब भी उसी पर यानी सॉकेट पर लगा हुआ था। मैं जल्दी से उस घर से बाहर निकला और अपने रास्ते पर बाइक को ढूंढने लगा। मेरी बाइक वहीं पर खड़ी हुई थी। मैंने बाइक को लिया और वहाँ से अपने घर चला गया। उस दिन मैंने छुट्टी ले ली थी। मैं इस घटना से इतना डर गया था कि अपने घर वालों को भी ये बात बताई, लेकिन घर वालों ने इस पर विश्वास नहीं किया। दोस्तों को बताया तो उन्हें लगा कि रात में तूने थोड़ी पी रखी थी, इस वजह से तुझे कुछ भी ऐसा महसूस हुआ रहेगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो भी मैंने देखा था वो बिल्कुल सच था। उसके बाद वैसी घटना तो मेरे साथ कभी नहीं घटी। दोस्तों ये थी अमित की छोटी सी घटना। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों हमारी अगली कहानी रोहन की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहन है। मैं पश्चिम बंगाल के एक छोटे से शहर में रहता हूँ। जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ वो एक रेलवे पुलिस के साथ हुई थी। मेरा घर एकदम रेलवे लाइन के पास है और वहाँ पर ही एक बड़ा सा पेड़ है। तो एक दिन जब एक रेलवे पुलिस रात को ड्यूटी कर रहे थे और घनी रात में उस पेड़ के पास से गुजर रहे थे, तब उस पुलिस को एक आदमी दिखा। वो पहले कोई आदमी समझ नहीं रहा था कि कैसा ही है, जो रात को टॉयलेट करने आ गया। जब वो अपना लाइट जलाकर उस आदमी के पास गए तो उनको दिखा कि उस आदमी का साइज बड़ा हो रहा था और उसका सर नहीं था और हाथ में रेंज लिए हुए खड़ा था। वो तो पहले बहुत डर गया, फिर अचानक वो वहीं पर बेहोश हो गया। जब उनकी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो चीज़ क्या थी वो उन्हें समझ में नहीं आई और अगली सुबह हमें ये बात उन्हीं ने यानी कि हमारी कॉलोनी में आकर हम सभी लोगों को बताई। दोस्तों ये बात करीब 2010 या 11 की है और एक कहानी है जो और एक रेलवे पुलिस कर्मी के साथ ही घटी थी। वो रात को अपनी ड्यूटी कर रहे थे तो उनको हमारे गांव के एक चौराहे पर कुछ लोग देर रात को नंगे अपने सर के बल नाचते हुए नजर आए। उस आरपीएफ ने सोचा कि ये कोई त्यौहार है हमारे गांव का, या हो सकता है कि खुशी में नाच रहे होंगे, क्योंकि वो आरपीएफ दूसरे स्टेट से आए हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि शायद ये गांव का ऐसा ही कोई त्यौहार होता होगा या फिर कोई सामाजिक त्यौहार होगा जो सभी लोग मिलकर मना रहे हैं।
और हो सकता है कि ये त्यौहार को रात में ही मनाया जाता होगा। उन्होंने उस समय उस त्यौहार को ख़राब करना ठीक नहीं समझा, इसीलिए चुपचाप वहाँ से चले गए। अगली सुबह हुई तो वो आकर मेरे दादाजी से पूछ रहे थे कि आपके गांव में कोई त्यौहार होता है जो रात को नंगे होकर सर के बल चलकर मनाया जाता है और नाचा जाता है। दादाजी ने कहा, ऐसा कौन सा त्यौहार है? जिस पर उन्होंने कहा कि मैंने तो कल देखा यहीं चौराहे पर कुछ लोग ऐसा ही कर रहे थे, तो मुझे लगा कि कोई त्यौहार मना रहे हैं। मेरे दादा तुरंत ही समझ गए कि कल अमावस की रात थी और इसमें डायन के झुंड को देखा जाता है। वो पुलिस सुन के मानो एकदम से डर गया और वहीं पर उसके पसीने छूट गए। कुछ दिनों बाद उसकी ट्रांसफ़र भी हो गई। दोस्तों, एक और छोटी सी घटना है जो मेरे घर से थोड़ी दूर एक पेड़ के पास घटी थी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मेरे गांव का एक मज़दूर रात को टॉयलेट करने के लिए रेलवे लाइन के पास गया था। वहाँ टॉयलेट जब कर रहा था तब उसने एक बीड़ी जलाया और देखा चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। वो आराम से बीड़ी जलाकर अपना काम करने लगा। तभी उसने देखा कि पेड़ के ऊपर से पत्तियां गिर रही है और हवा भी नहीं चल रही थी और पेड़ की जो डाली थी वो हिल रही थी। पेड़ के ऊपर जब उसने देखा तो दंग रह गया। उसने देखा कि एक चुड़ैल पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी, वही ये सब कर रही थी। अब वो टॉयलेट करना छोड़कर अपनी लुंगी संभाल कर वहाँ से भागकर चिल्लाने लगा और घर जाकर बेहोश हो गया था। उसके बाद उसको उसके घर वालों ने कोई बाबा के पास दिखाया। कई दिनों तक वो मानो एकदम पागल जैसा बर्ताव करने लगा और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी 3 घटनाएं जो कि रोहन ने हमें भेजी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की सभी कहानियाँ आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।